माँ मैं खेतों पर जा रही हूँ, खेत पर आज ज्यादा काम है। मैं काम करते करते हो सकता है हमें शाम हो जाए और मैं शाम तक वापस जरूर लौट आऊंगी। यह कहकर लड़की अपनी माँ से खेत पर चली जाती है और धीरे धीरे शाम हो जाता है। शाम से रात होने लगता है, लेकिन लड़की घर वापस नहीं आती है। अब तो घर वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं और वो लोग खेतों पर भी जाते हैं। उनकी बेटी वहां पर नहीं मिलती है। फिर वहां से आते हैं, आस पड़ोस घर में भी देखते हैं, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे रात से दिन हो जाता है, लेकिन लड़की घर वापस नहीं आती है। पिता एजाज जो होते हैं थाने जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, साहब कल मेरी बेटी खेतों पर गई थी, वह वहां से वापस नहीं आई, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। साहब न जाने वह कहाँ चली गई। हमने तो अपने आसपास के पड़ोसियों के घर भी देखा है और जो हमारे रिश्तेदार भी पास में है उनके घर भी हमने अपनी बेटी को पता किया है, लेकिन वह वहां भी नहीं गई है। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। साहब जो दरोगा साहब होते हैं पिता एजाज का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं, आप परेशान बिल्कुल न होइए, हम लड़की को पूरी तरह से खोजने की कोशिश करेंगे और आपकी बेटी मिल जाएगी। पुलिस अपना कोशिश जारी रखता है, लेकिन बेटी का कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे 11 महीने हो जाते हैं और उस बेटी का मिलता है तो लाश का कंकाल मिलता है और उसी कंकाल से और उसका एक चप्पल मिलता है, जिससे घर वाले कहते हैं, हाँ साहब यह हमारी ही बेटी है, और अपनी बेटी का पहचान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रगल लाइफ स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चाहे तो इस कहानी को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला भी बढ़ता है और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लगभग रोज एक नई कहानी अपने समाज से ही लेकर आने की कोशिश करेंगे और आप लोग समय निकालकर जरूर सुनिएगा। दोस्तों कहा जाता है कि इंसान के जीवन में अगर वह अपनी जिंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं करता है तो समझो उसकी जिंदगी ही बेकार हो जाती है और वीरान भी होती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में मोहब्बत किया होगा उन्हें जिंदगी जीने का तरीका भी आ जाता है और यह भी बताया जाता है कि मोहब्बत अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वह जिद में बदल जाए और जुनून में भी बदल जाए। वह इंसान के लिए समझ लीजिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखदाई बन जाता है। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक छोटे से गांव की है। एक लड़की होती है जिसका नाम खुशनुमा होता है। वह एक दिन अचानक से अपनी माँ से कहती है, माँ मैं खेतों पर जा रही हूँ, और गायब हो जाती है। फिर उस लड़की के परिवार वाले काफी परेशान होते हैं और अगल बगल खोजते हैं और आसपास के पड़ोसी भी उसके पिता के साथ उस लड़की को तलाशने की भरपूर कोशिश करते हैं। फिर पिता एजाज थाने पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं अपने बेटी की गुमशुदगी का। उस समय जो थानेदार होते हैं इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी को मैं खोज के निकाल लूंगा। और थानेदार जो होते हैं काफी कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता उस लड़की के ढूंढने में नहीं मिलता है। और धीरे धीरे जो उस चौकी के थानेदार होते हैं उनका भी तबादला हो जाता है और दूसरे थानेदार आते हैं। वह भी अपने तरीके से उस लड़की को भरपूर कोशिश करते हैं कि वह लड़की मिल जाए, लेकिन वह लड़की नहीं मिलती है। धीरे धीरे इस थानेदार का भी तबादला हो जाता है और जो उस लड़की के पिता के साथ आसपास के पड़ोसी जो खोजते थे वह भी लोग कहते हैं, हो सकता है कि बेटी जब खेतों पर गई हो वहां पर उसे कोई जानवर खा गया हो, इसलिए उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और
अब तो आसपास के लोग भी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन उस लड़की के जो पिता होते हैं वह हिम्मत नहीं हारते हैं और वह अपने बेटी को खोजने का भरपूर कोशिश करते हैं। पिता के मन में यह जरूर रहता है मेरी बेटी जहाँ भी है सही है और वह जिंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और उस थाने में कुछ दिनों बाद एक नए इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम विवेक सिंह होता है। और फिर जो खुशनुमा के पिता एजाज होते हैं वह अपनी बेटी को खोजते हुए उस थाने जाते हैं और फिर हिम्मत करते हैं, कहते हैं साहब मेरी बेटी खुशनुमा है जिसका मैंने इस थाने में रिपोर्ट लिखवाया है और धीरे धीरे अब तो 10 महीने हो गए लेकिन मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। वह खेतों पर गई थी लेकिन वापस ही नहीं आई। और यह कहकर खुशनुमा के पिता जो होते हैं काफी फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं साहब मेरी बेटी को किसी तरह खोज दीजिए। जो थानेदार विवेक सिंह होते हैं पिता एजाज को चुप कराते हैं और कहते हैं हम आपकी बेटी को खोजेंगे और खोजने की भरपूर कोशिश करेंगे। थानेदार विवेक सिंह जो होते हैं फाइल निकलवाते हैं जिस पर अब तो धूल की कई परतें भी बैठ चुकी थी, लेकिन जो थानेदार होते हैं उसकी अच्छे से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। काफी दिन धीरे धीरे बीत जाते हैं लेकिन उनके हाथ भी उस लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। फिर वह गांव के एक एक व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बारी बारी से सबसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ भी करते हैं तो बहुत प्रेम से करते हैं, किसी से किसी भी तरह का कोई भी डरा धमका के नहीं करते हैं और लगभग कई दिनों तक ऐसे पूछताछ करते हैं। फिर उसमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर उनको शक होता है लेकिन उन दरोगा के पास उस लड़के के प्रति कोई भी ऐसा सबूत नहीं रहता है। लेकिन कहा जाता है बस इतना ही उन्हें उम्मीद था, मान लीजिए अंधेरे में किसी चीज पर तीर मारना। फिर दरोगा साहब गांव के उस लड़के को बुलाते हैं जिसका नाम होता है वेद प्रकाश वर्मा और उसको शक के आधार पर बुलाते हैं और कहते हैं मैंने इस गांव के लगभग हर व्यक्ति से पूछताछ किया है और अलग अलग समय पे लोगों से काफी टाइम में पूछताछ किया है, लेकिन इसमें से वह व्यक्ति तुम जो हो, तुमको मैंने सबसे ज्यादा बार बुलाया और जितनी बार मैंने तुमसे पूछा है हर बार तुम बात को बदल के बताए हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम खुशनुमा से प्यार करते थे और इस बात का मेरे पास पुख्ता जानकारी है और खुशनुमा भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जैसे दरोगा विवेक सिंह उस लड़की के बारे में यह बात बोलते हैं तो जो वह वेद प्रकाश वर्मा होता है उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और फिर वेद प्रकाश वर्मा कहता है साहब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यह बात सही है। और यह कहते हुए उसके आंखों में काफी आंसू भी आ जाते हैं और वह रोने भी लगता है। कहता है साहब हम दोनों की जो मुलाकात है लगभग 3 साल पहले खेतों पर हुआ था और जब हम दोनों को मिलना होता था तो हम दोनों खेतों पर ही अक्सर मिल लिया करते थे और खुशनुमा जो थी वो हमको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। हम भी उसे काफी प्यार करते थे, लेकिन प्यार जो है कुछ दिनों तक हम दोनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो खुशनुमा थी एक दिन वह अचानक से हमसे कहने लगी हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और हम तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनना चाहते हैं और हम दोनों एक साथ एक सुखी परिवार की तरह रहें, यह मेरा सपना है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, चाहे तुम हमें जिस भी हाल में रखोगे हम उस हाल में रह लेंगे, लेकिन जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ ही बिताना है। लेकिन जो वेद प्रकाश होता है उसके सामने
एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है, क्योंकि जो वह वेद प्रकाश वर्मा होता है वह पहले से ही शादीशुदा होता है। उसकी बीवी और बच्चे दोनों होते हैं। जब भी खुशनुमा शादी की बात किया करती थी तब वह अपने बीवी बच्चों को लेकर काफी परेशान हो जाया करता था। अभी तक तो मोहब्बत काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब वही मोहब्बत समय के साथ साथ कहीं न कहीं जुनून में बदलना शुरू हो गया। अब खुशनुमा वेद प्रकाश पर दबाव बनाना शुरू कर दी शादी के लिए। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिंदगी में सुख दुख तो इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रह लूंगी। तुम्हें अपने बीवी को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें अपने बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह मैं कब तक तुमसे छिप छिप कर मिलूंगी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। खुशनुमा जो होती है अब तो वह काफी जिद भी करने लगती है और समय के साथ उसका जिद भी बढ़ता गया। इस मोहब्बत से गांव वाले और दोनों के घर परिवार वाले भी अनजान थे, लेकिन न जाने कब लोगों को इन दोनों की मोहब्बत के बारे में पता चल जाता है और किसकी नजर इन दोनों पे पड़ जाती है। फिर वह राज तो अब राज ही नहीं रहता है, पूरी तरह से खुल जाता है। दरअसल एक दिन वेद प्रकाश वर्मा उस महिला को बुलाता है मिलने के लिए, और खुशनुमा जो होती है जब भी वेद प्रकाश से मिलने के लिए जाया करती थी कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर जाती थी। जब वो सब मिलते थे तो उस चीज को मिलकर खाया करते थे। उसी प्रकार उस दिन भी खुशनुमा अपने हाथों से कुछ बनाकर खाने की चीज लेकर जाती है, और जब वह खेतों पर जाती है तो वेद प्रकाश के साथ उसको पहले बैठकर खाती है। फिर खुशनुमा का वही बात शादी का लेकर फिर से उसका जिद शुरू हो जाता है। वेद प्रकाश उस समय खुशनुमा को काफी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी किसी भी हाल में नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार से तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने बीवी और बच्चे को किसी प्रकार से किसी को मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। हम दोनों की प्यार की शुरुआत जब हुई थी तभी मैंने उस दिन तुमसे बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, और तुम भी इस बात को पहले से जानती थी, क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मगर खुशनुमा पूरी तरह से जिद पकड़ लेती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ रहना है। किसी भी तरह से वह किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और उस समय जब वेद प्रकाश वर्मा वहां पर गया रहता है तो वह अकेले नहीं गया रहता है, उसका दोस्त सीताराम भी वहां पर एक ट्यूबवेल होता है वहीं पे मौजूद रहता है। और जब खुशनुमा नहीं मानती है तो सीताराम भी आता है और वेद प्रकाश दोनों खुशनुमा को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशनुमा अब जिद के आगे किसी का सुनने को तैयार ही नहीं थी और ना ही उसे कुछ भी समझना था। अब वेद प्रकाश काफी परेशान हो जाता है, खुशनुमा का गला घोटकर वहीं पर हत्या कर देता है। और जब खुशनुमा मर जाती है तो दोनों काफी डर जाते हैं। फिर जो वेद प्रकाश और सीताराम होते हैं उसी रात सीताराम के खेत में लगभग 9 से 10 फीट गड्ढे खोदते हैं और उस गड्ढे में खुशनुमा को दफना दिया जाता है। और जैसे ही दिन निकलता है सीताराम अपने खेतों को जोतकर उस पर फसल बो देता है और धीरे धीरे इस जमीन से एक फसल काट भी लिया जाता है और दूसरी फसल भी लगभग पक चुका रहता है। लेकिन जो विवेक सिंह इंस्पेक्टर होते हैं वह अपनी सूझबूझ से इस लड़की का न केवल पता निकालते हैं, इस कहानी को ही पूरी तरह से सुलझा देते हैं। फिर यह जो मामला होता है मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार के पास पहुंचता है और फिर मौके पे आरोपियों की निशानदेही के आधार पर
उस वहां पे गड्ढा खुदवाया जाता है। उस गड्ढे को खुदवाने में लगभग 9 से 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया जाता है और वहां पर एक लाश निकलती है। वह लाश रहती ही नहीं है, बल्कि वह पूरा तरह से खत्म हो चुका रहता है। वहां पर कंकाल बचा रहता है और कपड़े के टुकड़े रहते हैं। चप्पल बचा पूरी तरह से रहता है, जिसे परिवार वाले अपनी बेटी को पहचानते हैं और परिवार वाले फूट फूट कर रोते हैं, कहते हैं, हाँ साहब, यही हमारी बेटी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, अगर इंसान की मोहब्बत जब तक दोनों की आपसी सहमति रहती है तब तक तो दोनों की मोहब्बत काफी अच्छी चलती है। जब उसमें से एक अपने हक का बात करता है और दूसरी की उसमें मर्जी नहीं रहती है, तब उसी मोहब्बत का कहीं न कहीं खौफनाक मंजर होता है। और जो वेद प्रकाश होता है, अपने आप को समाज के लोक लाज से बचाने के लिए उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। शायद वह उस लड़की के बारे में दोनों परिवार से बात करता तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता, लेकिन किसी भी प्रकार से यह समाज में वेद प्रकाश बात आने नहीं देना चाहता था। वह केवल कानून को ही नहीं अपने हाथों में लिया, बल्कि अपनी प्रेमिका को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और कहीं न कहीं अपने दोस्त सीताराम को भी वह गलत रास्ते पर लाके खड़ा कर देता है। अब दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं और पुलिस की भी पूरी कोशिश है कि दोनों को कड़ी सी कड़ी सजा मिले और दोनों इतनी आसानी से बाहर न निकल पाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही किसी का दिल दुखाना था, बल्कि अपने समाज से ही ज्यादातर ये जो घटनाएं हैं उन्हें हम किसी का दूसरे का नाम देते हैं और शहर का भी नाम बदल देते हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को एक लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।